अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप के अहम मैच में पाकिस्तान ने डकवर्थ लुइस मेथड के तहत न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। अब पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर आ गया है। फखर जमान ने शानदार सेंचुरी की, जिसकी बदौलत वो मैन ऑफ द मैच भी करार पाए। भारतीय शहर बेंगलुरु में खेले गए मैच में अब बाबर आजम ने टॉस जीता और न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी। न्यूजीलैंड ने पहाड़ जैसा 402 रन का हदफ पाकिस्तान के सामने खड़ा कर दिया। पाकिस्तान ने इस हदफ के जवाब में 1 विकेट के नुकसान पर 160 रन बनाए थे, जब बारिश के बायस मैच को रोकना पड़ा। फिर इसके बाद डकवर्थ लुइस मेथड के तहत ही पाकिस्तान को 41 ओवर्स में 342 रन का हदफ मिला। बारिश रुकने के बाद पाकिस्तानी बल्लेबाज फिर से बैटिंग के लिए आए। चंद ओवर्स का खेल हुआ था कि फिर से बारिश शुरू हो गई, जिसके बाद वक्त गुजरा और फिर पाकिस्तान को इस मैच में फातेह करार दे दिया गया। फखर जमान ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए 63 गेंदों पर 9 छक्के और 6 चौकों की मदद से करियर की 11वीं सेंचुरी बनाई, जो तेज तरीन सेंचुरी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस जीत के बाद पाकिस्तान की जो सेमीफाइनल में रसाई है, उसके इम्कान क्या है, आज के मैच के हवाले से प्रोग्राम में जो है वो सबसे पहले जो है वो बात होगी। बहरहाल पाकिस्तान की बड़ी शानदार परफॉर्मेंस थी आज के मैच में और पाकिस्तान ने अपनी सेमीफाइनल तक जो पहुंचने की उम्मीदें हैं उनको भी जिंदा रखा है। न्यूजीलैंड कि अब तक की कारकर्दगी टूर्नामेंट के अंदर उतार चढ़ाव का शिकार रही है। शुरू में न्यूजीलैंड ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम को भी पै दर पे शिकस्तें हुई हैं। सेमीफाइनल का दरवाजा इस वर्ल्ड कप में अब बहुत सारी टीमों के लिए खुला है। पाकिस्तान के इसमें क्या चांसेस हैं? मिर्जा इकबाल बेग साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, बड़ी गहरी नजर रखते हैं क्रिकेट के मामलात पर। इकबाल बेग साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त है। इकबाल बेग साहब, आज का जो मैच है इसको फतह की वजह क्या कहना चाहिए? क्या हमारी किस्मत अच्छी थी, कुदरत मेहरबान थी, या फिर वाकई ये आज का मैच जो है वो हम अपनी कारकर्दगी के साथ जीते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया रहमान। कहते हैं ना कि किस्मत बहादुरों का साथ देती है, और आज फखर जमान ने जो बहादुराना इनिंग्स खेली उसने बिल्कुल आउट क्लास करके रख दिया न्यूजीलैंड के बॉलर्स को। वरना जब 402 रन का टारगेट पाकिस्तान को मिला था, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान इस टारगेट को अचीव नहीं कर सकेगा। और एक तरफ तो, दूसरी तरफ कुदरत का निजाम भी ऐसा आया कि बारिश की वजह से एक दफा मैच रुका, दोबारा शुरू हुआ, फिर दोबारा बारिश की वजह से जब रुका, तो जब दोबारा शुरू हुआ तो फखर जमान ने जो 2 छक्के लगाए और बाबर आजम ने जो 1 छक्का लगाया, उससे पाकिस्तान के स्कोर 2 इस फॉर्मूले के तहत जो न्यूजीलैंड का स्कोर 179 था, यानी 21 रन का फर्क उन छक्कों की वजह से पड़ा और पाकिस्तान ये मैच जीत गया। मैं समझता हूं हमारी बॉलिंग कारकर्दगी बड़ी नाकिस रही, ये सोचना पड़ेगा पाकिस्तान को। ठीक है जी, और जी बहुत सारी खामियों की कहा, एक बड़ा न्यूजीलैंड के मध्य मुकाबले पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को डीएलएस किया। अच्छा, 11 नवंबर को पाकिस्तान का 12 नवंबर को खत्म हो गया पाकिस्तान का इंग्लैंड से आखिरी मैच है। लेकिन बहुत सारी टीमें जो है, मतलब जी जी अच्छा, बस थोड़ी सॉरी, आपकी कुछ ऑडियो का इशू आ रहा था। अब सेमीफाइनल की दौड़ में आप देखें ना, अफगानिस्तान भी है, समझ नहीं सका। हाँ, लेकिन मैं यही आगे का रास्ता आपसे पूछना चाह रहा था। बहुत सारी अगर मगर है, हमने आज के मैच में तो न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी, लेकिन अगर आगे आने वाले मैचेस देखें और जिन टीमों के साथ वो न्यूजीलैंड के जो मैचेस हैं और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं, तो जो नेट रन रेट की गेम है, क्या उसमें हम न्यूजीलैंड को हरा सकेंगे? वो उसका इम्कान आपको क्या नजर आता है? देखिए रहमान, न्यूजीलैंड का आखिरी मैच जो है वो निस्बतन आसान है, बांग्लादेश से है। पाकिस्तान का आखिरी मैच जो है वो इंग्लैंड से है। कि ऑस्ट्रेलिया के 2 मैचेस हैं, अफगानिस्तान से भी ऑस्ट्रेलिया का 1 मैच है। तो उस सूरत हाल में अफगानिस्तान, तो उस सूरत हाल में नेट रन रेट तो आएगा, लेकिन अगर वहां पर आउटराइटली अगर वो टीमें, अभी तो पाकिस्तान के 8 पॉइंट्स हैं, अगर पाकिस्तान इंग्लैंड से जीत भी जाता है तो उसके 10
उधर अगर अफगानिस्तान अपने दोनों मैच जीतता है तो उसके 12 पॉइंट्स हो जाएंगे। और फिर ऑस्ट्रेलिया जिस तरह से आज इंग्लैंड के खिलाफ खेला है, अगर ऑस्ट्रेलिया आज इंग्लैंड को हराता है और एक आध मैच और जीत लेता है अफगानिस्तान से, तो ऑस्ट्रेलिया के भी पॉइंट बढ़ जाएंगे। तो एक सिनारियो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। एक मामूल सी उम्मीद की शमा रोशन है पाकिस्तान पहले सिनारियो हमारे सामने आ जाएंगे और 11 नवंबर को फिर उस हिसाब से हम अकॉर्डिंग टू दैट प्लान करके कैलकुलेट करके हम खेल सकते हैं। अच्छा, आपको लगता है कि इसका फैसला होने के लिए कि पाकिस्तान आगे जाएगा या नहीं, हमें 11 नवंबर तक बार तौर इंतजार करना होगा? अच्छा, आज के मैच के हवाले से हमारी बॉलिंग का आपने भी जिक्र किया। यहां पर भी कुछ बात हो रही है कि ग्राउंड ऐसा था और पिच ऐसी थी जो कि सपोर्ट कर रही थी बैट्समैन को। आपको लगता है कि ये 400 रन वाली ही पिच थी या फिर बॉलिंग ये 400 रन से कहीं नीचे जो है वो ला सकती थी, और अगर ला सकती थी तो कितना मार्जिन था? देखिए, ये जो पिच थी वो तो बैटिंग पैराडाइज थी रहमान, और बड़ा अच्छा बाउंस था, बैट्समैन हिट कर रहे थे प्रॉपर तरीके से, आउटफील्ड भी बहुत तेज थी, बाउंड्री भी छोटी थी एक तरफ से, तो पिच तो ऐसी थी। लेकिन 400 रन करना वनडे में, इस तरीके से बैटिंग की रचिन रविंद्रा, जिनके वालिद ने उनका नाम राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर से मुतासिर होकर रखा है रचिन रविंद्रा, और रचिन रविंद्रा जो है उनकी मदर, उनके वालिद का से आज उन्होंने अपने ही शहर में, और उनके वालिद जो है वो उन्होंने एक कीवी खातून से शादी की है। ये पैदा तो न्यूजीलैंड में हुए रचिन रविंद्रा, लेकिन इनके वालिद इनको हर साल क्रिकेट खिलाने के लिए, क्योंकि वो खुद क्लब क्रिकेट खेलते थे, तो क्रिकेट खिलाने के लिए इनको लेकर आते थे बेंगलोर। आज उन्होंने अपने ही शहर में क्या आला बैटिंग की है, 11 छक्के उन्होंने लगाए हैं। आज उन्होंने अपनी उसे 142 रन की इनिंग्स की याद ताजा कर दी रहमान, जो उन्होंने 18 जून 2017 को भारत के खिलाफ ओवल लंदन के मैदान पर खेली थी। लेकिन पिच ऐसी थी कि जिस पर बॉलर्स के लिए कम मौके थे, बैट्समैन के लिए ज्यादा थे, जिसको सही वजह है कि आप अंदाजा लगाएं, 401 न्यूजीलैंड ने किए, 200 पाकिस्तान ने, 600 रन बने, हालांकि मैच मुकम्मल नहीं हुआ। तो पिच जो थी वो निस्बतन बैट्समैनों के लिए ज्यादा साजगार थी। अच्छा, जो पाकिस्तान की मिडिल बॉलिंग ओवर्स हैं और हमारी जो मिडिल बैटिंग ऑर्डर है, ये दोनों पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला है। हमने मैचेस में देखा कि आगाज अच्छा बॉलिंग में भी आ जाता है, लेकिन दरमियान में हम कहीं ऐसा लगता है कि अपना जो पूरा प्लॉट है वो कहीं गुम कर देते हैं, और जो है वो हमारी बॉलिंग के साथ भी ऐसे ही देखा, दरमियान में हम ना विकेट ले पाते हैं बॉलर्स, और रन्स भी बहुत ज्यादा कंसीड करते हैं। क्या आपको लगता है यहां पर कुछ फिक्स करने की जरूरत है, क्योंकि अब अगला मैच जो है वो हमें बड़े मार्जिन के साथ जो है वो जीतना होगा इंग्लैंड के खिलाफ अपना मैच? जी इकबाल भाई, आपको आवाज आ रही है? रहमान जी जी, अब मैं सुन पा रहा हूं, बताइए। अच्छा, मसला ये है रहमान कि हमारा जो स्पिन बॉलिंग अटैक है बुरी तरह से नाकाम रहा है इस वर्ल्ड कप में। हमारे नहीं है, मिडिल ओवर्स में स्पिनर काम करते हैं। एक दो मैचेस में हमने इफ्तिखार अहमद से नई गेंद तो कराई, लेकिन ना शादाब खान चले ना मोहम्मद नवाज चले, और को अगर कंकशन हो गया है तो आखिर क्यों हिचकिचा रही है टीम मैनेजमेंट के उनकी जगह अबरार अहमद जो वहां रिजर्व में, ट्रैवलिंग रिजर्व में मौजूद, उनको ले ले और शादाब ट्रेड पेश कर दे, टेक्निकल कमेटी विल एग्री फॉर दैट। लेकिन पता नहीं क्यों शादाब खान को टीम के साथ कैरी कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लग रहा आखिरी मैच उन्हें वो खिलाए, और ये समझ में नहीं आ रहा। स्पिनर्स आपके बुरी तरीके से नाकाम हो गए। आज आगा सलमान को 2 ओवर दिए, उनकी भी पिटाई हुई। इफ्तिखार अहमद ने निस्बतन बेहतर बॉलिंग की, खिलाफ रन स्कोर हो रहे। एक तो हमारे फास्ट बॉलर पिट रहे, स्पिनर भी नाकाम है, तो हमारे लिए बड़ा लम्बा फिक्रिया। हमारी बॉलिंग जो है वो हमारे लिए एक परेशानी का बायस है रहमान। ठीक है, और बैटिंग का जो हमारा मिडिल ऑर्डर है उसने भी तो बड़ा परेशान रखा है।
हमने देखा अच्छे स्टार्ट्स मिले हैं, लेकिन उसके बाद एकदम से लाइन लग जाती है, हम विकेटें गंवाने लगते हैं और मिडल में कोई बहुत बड़ी पार्टनरशिप्स उस तरह से नहीं बन पाती हैं। एक दो बनी है, लेकिन कोई बहुत बड़ी पार्टनरशिप्स हमने नहीं देखी जहां पर पाकिस्तान को जो ओपनर्स स्टैंड देते हैं उसी को आगे ले जाया जा सके। जी, मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी, अब आ रही है। मैं आपके फखर जमान ने रन स्कोर कर दिए, अब्दुल्ला शफीक ने रन स्कोर किए, बाबर आजम रन स्कोर करते, रिजवान रन स्कोर करते, उसके अलावा किसी हद तक सऊद शकील ने बैटिंग की है। आपकी बैटिंग भी, अगर आपके ऊपर वाले रन स्कोर की बैटिंग भी जो है वो इतनी ज्यादा उसकी डेप्थ नहीं है, हमने इतने सारे ऑलराउंडर, खान भी ऑलराउंडर है, मोहम्मद नवाज भी ऑलराउंडर है, तो हमारी आपने बड़ी सही पॉइंट की जानिब निशानदेही की कि हमारी मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है उस पर भी प्रेशर पड़ता है अगर ऊपर वाले रन ना करें। अब तो शुक्र करें बाबर रन स्कोर कर। हाँ ठीक, नीदरलैंड्स के खिलाफ वो वापस ईडन गार्डन्स के ठीक है। राइट, इकबाल भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो ऑडियो का इशू था, लेकिन पाकिस्तान के ये दो बड़े इश्यूज हैं। बहरहाल अब तो वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल इख्तितामी मराहिल में जो है वो दाखिल हो चुका है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोजीशन हो गई है। ये मैच जो आने वाले हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए अपना मैच अहम होगा, बल्कि जो बाकी टीमों ने अपने आखिरी मैचेस खेलने हैं, ऐसा लगता है कि वो भी पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा अहम होंगे। कुछ अगर मगर का खेल है, कुछ नेट रन रेट की गेम है, और पाकिस्तान ने आज तो न्यूजीलैंड को हरा दिया, लेकिन नेट रन रेट पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड एक मरतबा फिर से आमने सामने होंगे जब ये टूर्नामेंट खत्म होगा 10-11 नवंबर को, और उस वक्त ही सूरत हाल वाज़ेह होगी। उम्मीदें दुआएं अभी भी जो है वो इस टीम के साथ है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ और खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुज़िश्ता 48 घंटों में दहशतगर्दों ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की कोशिश की है। आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया, और कॉम्बिंग एंड क्लियरेंस ऑपरेशन में तमाम 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक दहशतगर्दों ने अलसुबह मियांवाली एयरबेस पर हमले की कोशिश की। एयरबेस पर मुतय्यन दस्तों ने फौरी और मौसर कार्रवाई करके दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। एयरबेस पर हमले के बाद मुल्हका इलाकों में किसी भी मुमकिना खतरे के पेश नजर क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। हमले में PAF के फंक्शनल ऑपरेशन असासों में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, और ISPR ने मजीद कहा है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज किसी भी खतरे से वतन के दिफा करने की जो है वो पूरी सलाहियत रखती है। सदर मुमलिकत, निगरान वजीर आजम समेत सियासी जमातों के कायदीन और रहनुमाओं की जानिब से भी वाकई की सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है। इससे पहले गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान के इलाके पसनी से और माड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर दहशतगर्दों का हमला हुआ था, जिसमें 14 फौजी जवान शहीद हो गए थे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला डेरा इस्माइल खान में टांग कड्डा के करीब भी पुलिस पर हमला किया गया। बम धमाका हुआ, जहां पर 5 अफराद जाँ बहक और 20 अफराद जख्मी हो गए थे। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में 3 अलग अलग वाकयात में पाक फौज के 3 एहलकार शहीद हो गए, जबकि ये जो कार्रवाइयां हुई 2 दहशतगर्द भी मारे गए। अब निगरान वजीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी का कहना है कि दहशतगर्दी की हालिया लहर पाकिस्तान को दोबारा बेयकीनी और अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की साजिश है। दिया खान, पसनी, मियांवाली में हमला आवर दहशतगर्दों के नाम अलग जरूर हैं, लेकिन पसे पर्दा दुश्मन एक ही है। दहशतगर्दी के इन हालिया वाकयात के पीछे और सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो हमले हुए हैं, मुहर्रिकात क्या है, इस हवाले से बात होगी। दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये आपको सैयद मोहम्मद अली साहब, 3 सूबों में होने वाले वाकयात गुज़िश्ता 48 घंटों में, क्या इनमें ताना बाना नजर आता है, या फिर ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स के तौर पर जो है वो आप इनको देखते हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जी ये इनका एक ताना बाना जुड़ा हुआ है, और इसके 4 पहलू हैं, जिनमें
पाकिस्तान की इस वक्त जो इंटरनल सिक्योरिटी की नई और जामिया पॉलिसी सामने आई है पहली दफा, जिसके तहत जो गैर मुल्की लीगल पाकिस्तान में मुकीम थे उनको वापस भेजा जा रहा है। ये इसका एक एस्पेक्ट है कि उस मंसूबे को नाकाम बनाया जाए और उसमें उन लोगों के मफादात कार फरमा नजर आते हैं जो कि नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी, क्राइम और स्मगलिंग का नेटवर्क और नेक्सस है उसको ब्रेक या एलिमिनेट या रिमूव किया जाए। पहला पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है कि जिस तरह आपने कहा भी कि 3 सूबों में ये जो हमले हुए हैं, इससे ये साबित होता है कि जो कुव्वतें इसमें मुलव्विस हैं उनके टारगेट्स और अहदाफ जो हैं वो कोई एक इदारा, एक सर्विस या एक सूबा नहीं है, बल्कि मिन हैसुल कौम वो पाकिस्तान की कौमी सलामती को हर इदारे, हर सर्विस और हर सूबे में नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये उसका दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है कि जिस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल की गई हैं, घात लगा के हमला करना कल बलूचिस्तान में या KPK में, और फिर आज जिस तरह की कार्रवाई की गई है, उनमें भी आपको नजर आता है कि वो दहशतगर्द तंजीमें मुलव्विस हैं जो कि टारगेट स्पेसिफिकली पाकिस्तान की डिफरेंट अफवाज को करती रही हैं। और चौथा पहलू जो है वो सबसे दिलचस्प और मैं किसी हद तक कहूंगा कि तशवीशनाक भी है। वो ये है कि आज आपने भारत से सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो एंटी स्टेट और एंटी फौज बयानियां आपने देखा जब ये दहशतगर्दों ने हमला किया पाकिस्तान एयरफोर्स के बेस पे, तो उस पे जो खराजो तहसीन पेश किया गया इन दहशतगर्दों को, वो बयानिया काफी मिलता जुलता था उस बयानिए से जो कि 9 मई को आपके सामने आया था, जिसमें पाकिस्तान की अफवाज, और इत्तेफाक की बात है कि मियां वाली बेस पे भी हमला करने की कोशिश नाकाम बनाई गई थी। तो ये जो चौथा पहलू है वो सबसे तशवीशनाक है। और पांचवा पहलू इसका ये है कि टाइमिंग। आज आप जानते हैं कि चूंकि IMF से भी हमारे की टीम भी आई हुई है और चंद दिनों बाद भारत में फैटिफ का रिव्यू भी होने वाला है, जिसमें उनको टेरर फाइनेंसिंग वगैरह के हवाले से बहुत अहम सवालों के जवाब देने होंगे, तो उससे तवज्जो मबजूल कराना भी एक मकसद हो सकता है। लेकिन आप जो बैरूनी हाथ का जिक्र कर रहे हैं सईद मोहम्मद अली साहब, ये मुहर्रिकात क्या हैं, चाहते क्या हैं? जो टाइमिंग अगर देखी जाए इन वाकयात की, और अगर इसको एक जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के तनाजुर के अंदर इन मामलात को देखा जाए या इन अटैक्स को देखा जाए, इसके जो मुहर्रिकात हैं इसको एक मैं ब्रीफली लेकिन लार्जर कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। देखें, 1947 से लेके 1998 तक भारत ने जो इस खित्ते में बालादस्ती या पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत करने की कोशिश की थी, उसके लिए वो अपनी रवायती जो अददी बर्तरी है उसको इंसान बेहतर समझता था। लेकिन 1998 में जब पाकिस्तान ने अपनी एटमी सलाहियत का मुजाहिरा किया दुनिया के सामने एटमी टेस्ट के बाद, तो भारत के जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स और प्लानर्स हैं वो इस नतीजे पे पहुंचे कि अब चूंकि पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन चुका है तो उसके खिलाफ रवायती जंग तो ऑप्शन है नहीं। तो अब आपने देखा कि उसके बाद 9/11 का वाकया हुआ, तो उसमें उन्होंने एक तो हिकमत अमली तब्दील की और नैरेटिव तब्दील किया। हिकमत अमली ये तब्दील की कि अब उन्होंने दहशतगर्दी के जरिए इनडायरेक्टली पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और दूसरी तरफ उन्होंने जो नैरेटिव बनाया वो पाकिस्तान को एक इररिस्पॉन्सिबल, अनस्टेबल, इनसिक्योर मुस्लिम न्यूक्लियर पावर का बनाया, जिसके मकसद पाकिस्तान की एटमी सलाहियत को भी के बारे में भी शकूक और शुबात पैदा करना है, इस्लाम की आइडेंटिटी के हवाले से भी मसला उसको भी नेगेटिवली प्रेजेंट करना है, कश्मीर की जो आज़ादी की तहरीक है जो UN रिकॉग्नाइज्ड है उसको भी दहशतगर्दी से गर्दानना है, और साथ ही साथ पाकिस्तान से जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी डिस्करेज करना है कि भाई पाकिस्तान के हालात ही ऐसे नहीं है कि यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें। तो फास्ट फॉरवर्ड आज भी आपको वही एजेंडा, वही हिकमत अमली मुख्तलिफ डोमेन्स और जहतों में कारफरमा नजर आ रही है कि जब हमारी मुल्क और रियासती इदारे और जो हमारी हुकूमत है वो ये कोशिश कर रही है कि माशी मामलात को हल किया जाए, बाहर से इन्वेस्टमेंट लाई जाए, खुशहाली और तरक्की की जाए, CPEC के जो नई स्टेजेस हैं उनको आगे बढ़ाया जाए, तो आपको नजर आ रहा है कि इन तमाम मामलात को सिक्योरिटी के मामलात को मजीद चैलेंजेस में इजाफा करना
पाकिस्तान को बदनाम करना और हमारे जो चीनी या अरबी भाई हैं उनकी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में रिड्यूस करना, ये एक जामिया हिकमत अमली आपको खुल के नजर आती है इन कार्रवाइयों के। इससे पहले बात होती रही, जब हमारी सिक्योरिटी सूरत हाल की बात होती है तो एक गठजोड़ हमने देखे जहां पर एक तरफ ये बैरूनी हाथ है और दूसरी तरफ यहां पर जो मजहब के नाम पर दहशतगर्दी करने वाली तंजीमें हैं और कुछ सब नेशनलिस्ट तंजीमें हैं, इनका आपस में गठजोड़ भी जो है वो सामने आया। वो आपको क्या लगता है कि वो इन मामलों पर किस तरह से इस वक्त असरअंदाज हो रहा है और ये किस तरह से पाकिस्तान की जो दाखिला सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है? देखिए, मैं आसान अल्फाज में 5 जो डायमेंशंस हैं हाइब्रिड वॉर की जो इंडिया ने हम पे इम्पोज की हुई है वो मुख्तसरन आपके सामने रखता हूँ। एक तो सिक्योरिटी की डोमेन है, जिसमें मैंने जिस तरह गुजारिश की कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर टेस्ट के बाद भारत ने अपनी हिकमत अमली को बदला और कन्वेंशनल के बजाय, रवायती जंग के बजाय उसने दहशतगर्दी को एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के तौर पे यूज किया और सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स को उसने सपोर्ट किया। बलूचिस्तान में केपीके और पंजाब में उसने दीन के नाम पे जो दहशतगर्दी की जाती है उन ग्रोहों को सपोर्ट किया और उनकी हौसला अफजाई की। और उसके अंदर भी आप देखते हैं कि 2 मकातबे फिक्र, एक तरफ टीटीपी और दूसरी तरफ दाइश, उन दोनों को। तो इससे आपको नजर आता है कि एक जामिया और एक हमाजहत हिकमत अमली है भारत की कि मुख्तलिफ मकातबे फिक्र और मुख्तलिफ जो सोच रखने वाले दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको बैक वक्त पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने में सपोर्ट किया जाए। और फिर आप जानते हैं कि जो कमांडर गुलभूषण यादव साहब भी गिरफ्तार हुए, जो कि इस बात का सबूत है कि वो सरकारी सतह पे इस पूरी एक्टिविटी को प्लान, ऑर्गेनाइज, कोऑर्डिनेट करने के लिए तैनात किए गए थे अंडर कवर यहाँ पे। अच्छा, अब हम जो तीसरा इसका पहलू देखते हैं जो कि आज सामने आया है वो बहुत ही तशवीशनाक है। एक तो ये कि जो बयानिया भारत की जानिब से जब ये हमला आवर हुए मियां वाली के बेस के ऊपर दहशतगर्द मुरतब किया गया कि जनाब उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान की अवाम का मोराल भी डाउन किया जाए, अफवाज के ऊपर उनकी जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है उसको भी रिड्यूस किया जाए और उसको पाकिस्तान में एक नाकाम इदारे के तौर पे पेश किया जाए। और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में कुछ सियासी अनासिर जिनका एक बड़ी सियासी जमात से ताल्लुक है वो भी उन्हीं आर्गुमेंट्स और नैरेटिव को आगे बढ़ाते हुए नजर आए हैं, तो जो कि 9 मई को हमने देखा था। तो ये एक बहुत तशवीशनाक बात है और इस हवाले से मैं अपील करूंगा वफाकी वजीर दाखिला से कि वो इसमें फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए हुक्म दें। FIA का जो साइबर क्राइम सेल है कि वो IP एड्रेसेस और वो अफराद की निशानदेही की जाए जो कि एंटी स्टेट एक नैरेटिव उस वक्त दहशतगर्द तंजीमों और उनकी कार्रवाइयों की हौसला अफजाई और सपोर्ट के लिए मुरतब करते हैं कि वो उसके नेशनल सिक्योरिटी और कवानीन के मुताबिक क्या सिग्निफिकेंस है और इसको पाकिस्तान की जो अदालतें हैं उनमें ये मामला उठाना चाहिए ताकि हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो उसके साथ ही साथ आप जानते हैं हमारे आइन में जो ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स हैं वो बहुत अहम है, लेकिन वो एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल नहीं है, वो कंडीशनल है लॉयल्टी टू द स्टेट के साथ कि अगर कोई तंजीम जो है या फर्द जो है वो अपने सिविल लिबर्टीज को या फंडामेंटल राइट्स को, रियासत को नुकसान पहुंचाने, उस पर हमला आवर होने, ये एंटी स्टेट जो तंजीमें हैं उनको सपोर्ट करने और के लिए इस्तेमाल करता है, तो कानून और अदालतें इस बारे में क्या कर सकती हैं ताकि हमारे अंदर ह्यूमन राइट्स हमारे मुल्क के अंदर प्रैक्टिस हो, उनकी आज़ादी हो, लेकिन कौमी सलामती के कॉस्ट पे ना हो। इस चीज को मैं समझता हूँ इंश्योर करना। राइट मोहम्मद अली साहब, लेकिन इसमें एक और मामला जो इससे जुड़ा हुआ है और जिसका आपने भी शुरू में जिक्र किया कि ये एक ऐसे बैकड्रॉप के अंदर हो रही है जब मुल्क ऑलरेडी एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी एक्सरसाइज कर रहा है गैर मुल्की, जो कि गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पुलिस है, अफवाज हैं, वो उसमें भी मसरूफ हैं। तो इस तरह के ये जो वाकयात हैं जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज को निशाना बनाया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये मामलात उस पर असरअंदाज हो सकते हैं? बहुत अहम सवाल है आपका। देखिए मुझे इंशाल्लाह यकीन है कि ये असरअंदाज नहीं होंगे।
लेकिन असरअंदाज होने की कोशिश अलबत्ता वो कुव्वतें और अफराद जरूर कर रहे हैं या कर सकते हैं जिनके मफादात पाकिस्तान के अंदर स्मगलिंग से, जराइम से और दहशतगर्दी से मुंसलिक हैं। तो ये बात हमें बहुत अहम है कि आपके तवस्सुत से अवाम को और बाशऊर लोगों को बताई जाए कि चाहे रियासत और कौमी मफादात के खिलाफ एक सोच को सपोर्ट करना सोशल मीडिया पे हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो, या फौज के खिलाफ नफरत फैलाना या दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को सेलिब्रेट और ग्लोरीफाई करना, या नुकसानात जिनको अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज ने कामयाबी के साथ प्रिवेंट किया है सुबह की कार्रवाई में, उनको बढ़ा चढ़ा के बयान करना और उसमें मुल्क दुश्मन जो बयानिया है उसको सपोर्ट करना और उसको सियासत के नाम पे अवाम में प्रोमोट करना, मैं समझता हूँ इस चीज को एक मजमूई तौर पर नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखना और समझना जरूरी है। और मैं तवक्को करूंगा हमारा मीडिया और हमारी अदालत जो है वो हमारी रियासत के बहुत अहम तरीन सतून है और इनका रोल मैं समझता हूँ कौमी सलामती में इतना अप्रिशिएट और अंडरस्टैंड नहीं किया जाता जितना कि उसकी जरूरत है। क्योंकि मीडिया के थ्रू लोगों को हकायक बताना और झूठा प्रोपेगेंडा और दुश्मन का जो नैरेटिव है उसको एक्सपोज करना भी उतना ही अहम है जितना अवाम के हुकूक, उनके मसाइल को उजागर करना मैं समझता हूँ मीडिया के लिए जरूरी है और उन हुकूक को प्रोटेक्ट करना जितना अदालत। बहुत शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे ये जो कुछ 48 घंटों में वाकयात हुए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो हमले हुए हैं, इनके पीछे मुहरकात क्या है। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात होगी गजा की सूरत हाल पर। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद। गजा में होने वाली जंग का दायरा कार अब फैलने लगा है। सूरत हाल मजीद तशवीशनाक होती जा रही है। इसराइल की अफवाज ने गजा पट्टी में अल-कुद्स अस्पताल के इर्द गिर्द बमबारी की, जिसके चंद मिनट बाद ही अल-शिफा अस्पताल के गेट पर भी बम गिराए गए। इसराइली फौज ने अल-शिफा अस्पताल पर बमबारी का एतराफ करते हुए कहा है कि हमास के दहशतगर्दों को निशाना बनाया गया। तहाँ फलस्तीनी वजारत सेहत ने इसराइली दावों को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा है कि इसराइली अफवाज ने जख्मियों को ले जाती हुई एम्बुलेंस को निशाना बनाया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि अल-शिफा अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस के काफिले पर इसराइली हमले से वो बड़े खौफजदा हैं। इस जंग का जो दायरा कार है वो खित्ते के अब दीगर ममालिक को भी अपनी लपेट में ले रहा है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने फलस्तीन में जारी इसराइली जारियत पर एक मरतबा फिर कहा है कि अगर फलस्तीन में जारी बमबारी फौरी तौर पर ना रोकी गई तो मौजूदा सूरत हाल इश्तिआल अंगेजी को बढ़ा सकती है। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह के जो बयान है उस पर रद्द देते हुए कहा है कि किसी भी गलती की हिजबुल्लाह को ऐसी कीमत चुकाना पड़ेगी जिसका वो सोच भी नहीं सकते। अमेरिका ने भी कहा है कि हिजबुल्लाह, इसराइल और हमास के दरमियान जंग का जो है वो हिजबुल्लाह गलत फायदा उठाने की कोशिश ना करे, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि यह तनाज़ा लबनान तक फैले। रहनुमा हिजबुल्लाह हसन नसरुल्लाह ने गुज़िश्ता रोज अपनी तकरीर में इसराइल को खबरदार करते हुए कहा था कि अगर उसने लबनान पर हमला किया तो वो सबसे बड़ी हमाकत का मुर्तकिब होगा। गुज़िश्ता रोज इसराइल को धमकी देते हुए उन्होंने कहा था कि तमाम ऑप्शंस मेज पर मौजूद हैं और किसी भी वक्त उन पर अमल किया जा सकता है। यमन ने इससे पहले ही इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए फलस्तीनी अवाम की हिमायत का इजहार किया था। यमनी हौसी बागियों की मुसल्लह फौज के तर्जुमान जनरल याहिया सारी ने मंगल के रोज इसराइल के खिलाफ बाकायदा जंग का ऐलान भी किया और उनका यह कहना था कि जब तक इसराइली जारहियत बंद नहीं होती मिसाइलों और ड्रोन से मजीद हमले जारी रखेंगे। इस जंग को रोकने की या सीज फायर करवाने की जो सिफारती कोशिशें हैं वो भी अभी तक कामयाब नहीं हुई। अमेरिकी वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन के दौरा इसराइल में भी कोई बड़ी पेशरफ नहीं हो सकी। इसराइली वजीर आजम ने मुलाकात के मौके पर हमास की जानिब से 241 शहरियों की रिहाई तक आर्जी जंगबंदी का जो इम्कान था वो मुस्तरद कर दिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने खबरदार किया है कि इसराइली जारहियत से तनाज़े के खित्ते में फैलने का हकीकी खतरा मौजूद है। एक तरफ तो जंगबंदी का कोई इम्कान नहीं नजर आ रहा, दूसरी तरफ गजा में जो शहरी हैं, जो महसूर हैं, उनके लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है और वहां पर जो इंसानी बहरान है वो इस वक्त शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसके लिए फौरी तौर पर जंगबंदी की जरूरत है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक आकर कुछ मजीद खबरों पर बात होगी।
वेलकम बैक। इंतखाबात का ऐलान हो चुका और हमारी सियासी जमातें मसरूफ़ तो रहती हैं जो हमारे आइनी और सियासी मसाइल होते हैं, लेकिन क्या जो हमारे हकीकी मसाइल हैं उनका इदराक इन सियासी जमातों को है या नहीं? लाहौर दुनिया भर में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से पहले नंबर पर इससे पहले भी रहा है और अब फिर आ गया है। पंजाब में स्मॉग की वजह से मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासर होने लगे हैं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ पंजाब भर में स्मॉग से फैलने वाली बीमारी के 67,708 केसेज रिपोर्ट हुए हैं। स्मॉग की एक वजह तो भारतीय पंजाब में फसलों की बाकियात जलाने के वाकयात हैं, लेकिन दूसरी वजह इसके साथ आबादी में मुसलसल इजाफा भी है। अगस्त 2023 में जारी जो मरदमशुमारी के नतायज हैं उनके मुताबिक मुल्क की आबादी 24 करोड़ से तजावुज कर गई थी। पाकिस्तान दुनिया के इन 8 ममालिक में शामिल है जो 2050 तक दुनिया में बढ़ने वाली जो कुल आबादी है उसमें 50% हिस्सा डालेंगे। माहिरीन का यह कहना है कि जिस तरह से आबादी में इजाफा पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है, उसी लिहाज से खतरा ये शदीद तर होता जा रहा है, क्योंकि आबादी और वसाइल के दरमियान में तवाजुन नहीं है। कुदरती और मादनी वसाइल हमारे कम हो रहे हैं, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल पानी यहाँ पर जो है जिस तरह शहरों से गायब हो रहा है, इसी तरह से तेल और गैस जैसे दीगर वसाइल में भी कमी हो रही है और पाकिस्तान को तवानाई के बहरान का भी सामना है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा वो आबादी के हुजूम के लिहाज से नाकाफी होता जा रहा है और इतनी बड़ी आबादी के लिए तालीमी इदारों, अस्पतालों और सड़कों की मुनासिब तादाद मुहैया करना अब हुकूमत के लिए भी मुश्किल होता जा रहा है। अगर पाकिस्तान की आबादी हालिया शरह या 2% के हिसाब से भी बढ़ती रही तो आने वाले सालों में ये जो हमारे मसाइल हैं ये संगीन से संगीन तर होते जाएंगे। कसीर आबादी हमारी नौजवानों पर मुश्तमिल है, रोजगार के मौके महदूद हैं और उनके लिए जो बेरोजगारी है उसमें भी दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में एक मामला यह भी है कि छोटे शहरों और देहातों में रोजगार के मौके कम होने और बेहतर मुस्तकबिल के लिए लोग वहां की जिंदगी को खैर बात कहकर बड़े शहरों की तरफ आ रहे हैं, जिसकी वजह से स्मॉग समेत इंतजामी, मुआशी और समाजी मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। सियासी जमातों को अब इस जानिब तवज्जो देना होगी। इंतखाबात का ऐलान हो चुका और जहां पर सियासी बयानियों में आइनी और सियासी मामला पर बहस जारी रहती है, वहीं जो वसाइल और आबादी में तवाज़ुन जैसे मामलात हैं उन पर भी बात होनी चाहिए। पॉलिसी क्या है, आगे का रास्ता क्या है, मुल्क को इन मसाइल से निकालने का किस तरह से वो इरादा रखते हैं, क्या सियासी जमातों की तरजीहात में ये मामलात शामिल है, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। पॉलिसी एक्सपर्ट उस्मान का मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, इस पर बात करने के लिए उस्मान का ऐसा बहुत शुक्रिया आपके वक्त है। उस्मान का ऐसा बहुत सारे मुल्कों में इलेक्शन होते हैं, सियासी जमातें जो हैं वो अपने मंशूर बनाती हैं, कुछ बातों का जिक्र बयानियों में होता है, वोटर्स को कायल करने की कोशिश करती हैं। हमारे सियासी बयानियों में या हमारी सियासी जमातों की तरजीहात में आपको ये मामलात जो है वो क्यों नजर नहीं आते या ये इश्यूज क्यों नहीं नजर आते? जी बहुत शुक्रिया मुझे मदऊ करने का और ख़ुसूसन इस इंतहाई अहम मौजू के हवाले से। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि तरक्यात या ख़ुसूसन पायदार तरक्की को हमारे मुल्क में उस किस्म की जिसे पॉलिटिकल विल कहा जाता है या सियासी हलकों में उसकी कबूलियत उस तरह की नहीं है और उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो गालिबन ये है कि लोगों का अमूमी तौर पर सिविलियन सियासी प्रोसेस पर एतबार नहीं है, उसे आर्जी समझा जाता है और वो कोशिश करते हैं कि इस किस्म की चीज़ें अपने मंशूर में शामिल करें जो कि वो फौरी तौर पर डिलीवर कर सकें, जो वोटर को अट्रैक्ट करें। तो उसके लिए वोटर को एजुकेट करना, वोटर को एनलाइटन करना, अवेयर करना बहुत ज़रूरी है और ये जिम्मेवारी सियासी पार्टियों की भी है और ये जिम्मेवारी सिविल सोसाइटी की भी है और मीडिया की भी है। ख़ुसूसन बढ़ती हुई आबादी का जो मसला है उसके हवाले से हमारे यहाँ बहुत सारे उसके गिर्द एक दबीज़ धुंध छाई हुई है गलत फहमियों की, जिसमें से अक्सर औक़ात यूँ है कि वो हमारी क़दामत पसंदी और हमारी जहालत का मज़हर है, जिसे हम कोई ना कोई मुक़द्दस लिबादा पहना देते हैं, जबकि दीगर मसलन इस्लामी ममालिक में ऐसी सूरत हाल नहीं है। वहाँ पर मजहबी हल्के भी तरक्याती मंसूबों के पीछे या तरक्याती जो इक़दामात उठाए जाते हैं बशमूल बहबूद आबादी, वो उसके मजबूत साथी और उसके सतून। जी अच्छा, मैं जानना आपसे ये चाह रहा था कि यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस तरह से नाकाफी होता जा रहा है और क्या अंदाजा क्या है जो हमारे जो मामलात हैं वो किस कदर हमारे लिए मुश्किल हो सकते हैं आने वाले दिनों में, चाहे कोई भी हुकूमत आए? जी, इंफ्रास्ट्रक्चर तो यकीनन एक गंभीर मसला है। पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर ना सिर्फ नाकाफी है बल्कि उसकी जो मुल्क में मौजूदगी है वो कतई गैर मसावी है।
तो बहुत सारे मुल्क ऐसे इलाके हैं जहाँ पर सिरे से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं है, और बाकी जगहों पर यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हरगिज़ किसी पायदार तरीके से या मुस्तकबिल को जहन में रखकर नहीं बनाया जा रहा। तो दो चीज़ें तो बिल्कुल सामने की हैं, जो कि वो ख़तरा है जो कि दस्तक नहीं दे रहा, जो कि घर के अंदर आ चुका है, और एक उनमें से पानी का मसला है और दूसरा तवानाई का मसला है। तो फीकस तवानाई की जो पाकिस्तान में रसद है और फीकस जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो ख़तरनाक हदूद तक कम है, और अनकरीब ये मसला मज़ीद गंभीर भी होगा, और उसकी वजह से फिर दीगर मसाइल जन्म लेंगे। मिसाल के तौर पे सेहत और सफाई के मसले, तो जो आपका इलाज का बिल है वो हाउस होल्ड या इंडिविजुअल के अलावा कौमी सतह पर, इलाकाई सतह पर वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये वो काम है जो आसानी से प्रिवेंशन के ज़रिए जिन रवा और नाजायज़ खर्चों को, मुस्तकबिल के खर्चों को रोका जा सकता है। लेकिन उसके लिए फिर वही है कि एक तो रिसोर्सेज की ठीक एलोकेशन, और दूसरे अवेयरनेस फैलना, और तीसरी बात यह है कि मीडिया, सिविल सोसाइटी, सियासी जमातों को अपना किरदार अदा करना। लेकिन इसका हल क्या आपको अवेयरनेस में नजर आता है? कुछ ममालिक ने हमने देखा वहां पर बड़ी रोबस्ट किस्म की जो है वो पॉलिसीज बनाई जाती हैं, इदारे बनते हैं, और उसके बाद जो है वो बड़ा फोकस्ड अप्रोच के साथ इन मामलात को जो है वो लेकर चलते हैं, जहां पर एक लीगल फ्रेमवर्क भी या कोई स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क इन मामलात को हल करने के लिए बन जाता है। तो आपको लगता है कि ये मामला जो है वो अवेयरनेस इसमें ज़्यादा ज़रूरी होगी, या फिर हमें कोई ऐसा निज़ाम वज़ा करना होगा कि जहां पर इन मसाइल को हल किया जा सके? मेरा ख्याल ये है कि अगर स्ट्रक्चरल लीगल साइड पर बात आए तो उसमें जो सबसे हार्श और एक्सट्रीम एग्जांपल है वो चीन की है, जहाँ वन चाइल्ड पॉलिसी अरसे तक रही, और उसके फिर मनफी असरात भी सामने आना शुरू हो गए। अब उस वक्त तो यकीनन वो एक अच्छा कदम महसूस हो रहा था। मेरा ख्याल ये है कि इंसान, ह्यूमन बीइंग इज अ रैशनल बीइंग, इंसान जो है वो हकीकत पसंद होते हैं, और आप उन्हें इंसेंटिव्स दें तो वो इंसेंटिव्स के मुताबिक अपना लाए अमल तय करते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से जो इकोनॉमी है, जो पॉलिसी है, उसमें इंसेंटिव ये है कि ज़्यादा बच्चे पैदा किए जाएं। मिसाल के तौर पर बच्चों की शरह अमवात बहुत ज़्यादा है, तो गरीब लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे ज़्यादा हों, 2-4 मर भी जाएं तो कुछ बच जाएंगे, कुछ कमा के ही लाएंगे। तो मुस्तकबिल गैर यकीनी है, और ये दुनिया भर में रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। जहाँ जहाँ पर ख़वातीन को एम्पावर किया गया कि वो अपनी रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ पर एम्पावर्ड हो, डिसीजन ले सकें, और जहां पर गुर्बत में कमी लाई गई और मौके बढ़े, वहां पर आबादी के बढ़ाव में भी कमी आई है। ठीक। अच्छा, अब ये जो स्मॉग वाला इशू है, ये एक ऐसा मामला है 2 दहाइयों से हमें जिसका सामना है, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारी तमाम पॉलिसियां जो हैं वो इस मसले को हल करने में शायद वो कारगर साबित नहीं हो रही। हर साल ये मसला जो है वो वापस आता है। अभी हमारे जो है वो फिर शहर जो है वो रैंकिंग्स के अंदर जो है वो मेरा ख्याल है जो 10 शहर होते हैं उनमें हमारे 2-3 शहरों का जो है वो इसमें ज़रूर शामिल होते हैं। यहाँ पर आपको क्या वजह नज़र आती है? क्या पॉलिसी का बनना जो है वो तो क्या पॉलिसी नाकाफी है, या उसके निफाज का मामला है? देखिए, अमूमी तौर पर अगर आप माहौलियात के शोबे को ले लीजिए बहसियत मजमूई, तो मेरा ख्याल है कि हमारी पॉलिसीज़ और हमारे कवानीन अच्छे हैं, और ये दुनिया के चंद अच्छे कवानीन में से हैं। मसला हर कानून की तरह उसके निफाज का भी है, और उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो उन्हें खातिर में नहीं लाते। लेकिन खसूसी तौर पे जो स्मॉग का मसला है जो हर साल हो जाता है, इसको मेरा ख्याल है कि इसके गिर्द भी एक तो धुंध है, और इस धुंध के गिर्द गलत फहमियों की बड़ी धुंध पाई जाती है। जैसा कि आपने शुरू में फरमाया कि वो भारतीय पंजाब में फसलों को आग लगाना इसका एक बुनियादी सबब है। साइंसी जो तज्जिया है उसकी रोशनी में ये अजम्पशन गलत है। उसका एक माइनर सा कंट्रीब्यूशन है इसको फसलों को आग लगाने का, और ये सदियों से चल रहा है। फसलों को सदियों से आग लगाई जाती है ज़मीन की ज़रख़ीज़ी बढ़ाने के लिए वगैरह। बुनियादी उसमें मसला एक और है, और वो ये है कि भारतीय पंजाब में भी और हमारे यहाँ भी वहाँ ज़्यादा कोल पावर्ड बिजली के कारखाने बहुत सारे लगाए गए हैं जो कि ज़हर कातिल हैं। ज़ाहिर है कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारे ममालिक में उन्हें बंद कर दिया गया है। ये फरसूदा टेक्नोलॉजी पसमानदा ममालिक और जो कि फौरी तौर पे पॉलिटिकल गेन चाहते हैं लोगों को एक सर्विस देने की, तो वो इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो बुनियादी इसका सबब कोल फायर्ड पावर प्लांट्स हैं सरहद के दोनों जानिब, और मशरकी पंजाब में ये ज़्यादा है।
ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया उस्मान काजी साहब, हमसे बात कर रहे थे और जो है वो हमारे सियासी बयानों में जो हमारे इश्यूज हैं उनका जिक्र जो है वो क्या सियासी जमातों की तरजीहात में ये पॉलिसी के इश्यूज भी शामिल हैं या नहीं, उस पर बात हो रही थी। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान एमान अज़हर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।